मेरा नाम जॉन है और मैं पेशे से एक राइटर हूँ। दरअसल बात यह है कि मेरे एक अंकल 11 साल तक पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी कर चुके हैं। प्राइवेसी के कारण मैं आपको हमारे शहर का नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारा शहर ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे कभी भी कोई इतना बड़ा केस नहीं हुआ जो कि किसी को ज्यादा परेशान करे। लेकिन हाँ, एक घटना यहाँ पे ऐसी हुई थी जिसके बारे में अब कोई भी बात नहीं करता है। घटना क्या थी ये मुझे काफी समय तक नहीं पता चला था, जब तक कि मुझे मेरे अंकल ने ही नहीं बताया था। दरअसल वो कभी भी इस बारे में किसी से बात नहीं करते थे, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी को भी इस घटना के बारे में नहीं बताए थे। मैं उनसे जब भी रिक्वेस्ट करता तो वो मुझे बताने से मना कर देते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक से मुझे उनका फोन आया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम जानना चाहते हो ना कि आखिर हुआ क्या था? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। मैं जिस पते पे तुम्हें बताऊंगा वहां पे आ जाना, लेकिन प्लीज ये बात मेरी पत्नी को बिल्कुल मत बताना। मैंने कहा ठीक है। वैसे एक बात जो मुझे थोड़ी अजीब लगी वो ये थी कि वैसे तो वो अपनी पत्नी को बताने के लिए मना कर रहे थे, लेकिन उन्होंने मुझे इस पूरी घटना के नोट्स बनाने के लिए कहा था। हो सकता है इसके पीछे उनके कुछ पर्सनल रीजंस रहे हों। दरअसल उन्होंने मुझे बाद में एक होटल रूम में बुलाया था। उन्होंने वहां पे मुझे बताया कि मैं कुछ दिनों के लिए शहर में नहीं रह सकता। मैंने जब उनसे पूछा कि क्या हो गया है, तो उन्होंने बताया कि शहर में काफी लंबे समय से कुछ बेहद ही अजीबोगरीब घटनाएं हो रही हैं। लोगों को अजीब अजीब सी चीजें दिखाई दे रही हैं और कई लोगों को अजीब अजीब घटनाएं महसूस हो रही हैं। ये शहर अब पहले ऐसा नहीं रहा है। तुम वो घटनाएं जानना चाहते थे जो कि इस शहर में कुछ साल पहले घटी थी, है ना? मैं अब तुम्हें शुरू से वो पूरा केस बताता हूँ, आखिर हुआ क्या था। क्या तुम बेरीज को जानते हो? मैंने कहा हाँ, वही फैमिली ना जिन्होंने सुसाइड कर लिया था। उन्होंने कहा हाँ, उसी की बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद उन्होंने गिलास में थोड़ी सी बियर ली और पीते पीते बताने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, अगर पुलिस के दस्तावेजों की बात करें तो उसमें यही लिखा है कि उन सभी लोगों ने सुसाइड करी थी। इसके बाद वो थोड़ा सा रुके और उसके बाद एक सिप और लेने के बाद उन्होंने कहा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन लोगों ने सुसाइड ही की थी। जोसेफ और सारा बेली हमारे शहर में सन 1992 में रहने आए थे। उनका एक बेटा था जो कि 8-9 साल का था। उनकी एक बेटी भी थी जो कि 4 साल की थी। जोसेफ का काम रियल एस्टेट बिजनेस से जुड़ा हुआ था और सारा एक आम हाउसवाइफ की तरह घर पे ही रहती थी। पूरी फैमिली एकदम परफेक्ट थी। लेकिन मई 2002 में कुछ ऐसी घटना हुई जिससे उनका पूरा परिवार ही उजड़ गया। अचानक से उनके बच्चे जंगलों में कहीं पे खो गए थे। दरअसल हुआ यूं था कि उस टाइम पे वो लोग गर्मियों की छुट्टियों में पिकनिक के लिए जंगलों में कैंपिंग के लिए गए थे। वहां पे जाने के बाद पहले तो उनका बेटा गायब हुआ और उसके थोड़ी देर बाद शायद उनकी बेटी भी उसके पीछे पीछे ही जाके गायब हो गई। उसके बाद वो काफी समय तक नहीं मिले, लेकिन 3 हफ्ते बाद उन दोनों बच्चों की लाश मिली थी। उन दोनों बच्चों की लाश उस जगह से तकरीबन 6 किलोमीटर दूर थी जहां पे वो खोए थे। इस घटना के बाद उनके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। सारा तो बिल्कुल मानो पागल ही हो गई थी। हर चीज के लिए वो खुद को ही जिम्मेदार ठहरा रही थी, लेकिन उसका पति जैसे तैसे उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है और कुछ नहीं। शुरू शुरू में तो उन बच्चों के मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा परेशान रहते थे, लेकिन जब तक उनके बच्चों का अंतिम संस्कार हो रहा था तब तक वो लगता है काफी ज्यादा ठीक हो चुके थे। मतलब उन्होंने शायद एक दूसरे को कंट्रोल करना सीख लिया था। वैसे ये कोई छोटी बात नहीं थी कि उनके दोनों बच्चे एक साथ ही मारे गए। हैरानी की बात तो ये थी कि उन दोनों बच्चों की मौत का कारण भी पता ही नहीं चल पाया। इन सभी घटनाओं के बाद जोसेफ अक्सर किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाता था और सारा पूरे दिन घर में उल्टी सीधी किताबें पढ़ती रहती थी। ये बात हमें बाद में पता चली थी। इसके बाद वो घटनाएं शुरू हुई जिन्होंने सभी लोगों का दिल दहला के रख दिया।
दरअसल बात है तकरीबन 2006 के आसपास की। वो लोग अपने घर से बाहर निकलना बहुत ही कम कर दिए थे। मानो वो सिर्फ जरूरी सामान लेने के लिए घर से बाहर निकलते थे, जैसे कि खाने पीने का सामान, बस, और कुछ भी नहीं। उन्होंने अपने सभी दोस्तों से मिलना छोड़ दिया था और अपने रिश्तेदारों से भी बात करना बंद कर दिया था। यहाँ तक कि उनके पास कई सारे मेल्स भी आए थे, लेकिन वो रिप्लाई बिल्कुल नहीं कर रहे थे। जब पड़ोसियों ने काफी समय तक नहीं देखा तो उन्होंने हमें फोन कर दिया। हम लोग उनके घर पे चेकिंग करने के लिए जाने ही वाले थे कि अचानक से पुलिस स्टेशन में एक फोन आया। हैरानी की बात तो ये थी कि ये फोन बेलीज के परिवार के घर से ही आया था, लेकिन इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस फोन पे कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था, सिर्फ तेज तेज सांस लेने की आवाजें आ रही थी। कुछ सेकंड तक कॉल ऐसे ही चलती रही और उसके बाद फोन कट गया। हमें तो उस वक्त ऐसा ही लगा था कि शायद ना तो वो जोसेफ था और ना ही वो सारा थी, लेकिन कोई और ही था। इसके बाद हम लोग बिना देर करे सीधा उनके घर पे चले गए। उनका घर काफी बेकार हालत में था, मानो वहां पे कई सालों से कोई रहा ही ना हो। बगीचे की घास इतनी बड़ी हो गई थी कि पूछिए ही मत। घर की बाहर खिड़की और दरवाजे पे बहुत ही ज्यादा मिट्टी लग गई थी, जैसे ये घर कई सालों से सुनसान पड़ा हो। हमने दरवाजे पे जाके नॉक किया, लेकिन किसी ने भी दरवाजा आके नहीं खोला। हम काफी देर तक उस दरवाजे पे नॉक करते रहे, लेकिन फिर भी कोई भी इंसान दरवाजा खोलने के लिए नहीं आया। इससे हमें इस बात की आशंका हुई कि शायद कुछ गड़बड़ है, तो हमने गेट तोड़ के अंदर जाना सही समझा। उसके बाद जैसे ही हम गेट तोड़ के अंदर गए, हम बहुत ही ज्यादा हैरान रह गए। पूरा घर मानो बिल्कुल खाली था, जैसा कि कोई खंडहर दिखता है। अंदर हम जब किचन में गए तो किचन में भी सारा खाना जो पड़ा था वो एक्सपायरी डेट से ऊपर का हो चुका था। हमने वहां पे जोसेफ और सारा को कई बार आवाज दी, लेकिन हमें सिर्फ हमारी ही आवाज उस घर में गूंजती हुई सुनाई पड़ी। हम पूरे घर की तलाशी कर ही रहे थे कि अचानक से मुझे ऊपर वाले फ्लोर से हमारे एक साथी पुलिस वाले की आवाज आई, आपको ऊपर आना होगा, जल्दी, ये देखिए। जिस तरीके की घर की हालत थी, उस तरीके से हमें इस बात की तो आशंका हो ही गई थी कि शायद अब हमें उन दोनों की लाश भी मिलेगी, लेकिन किस हालत में मिलेगी ये मत पूछिए। जब हम ऊपर उस रूम में गए तो हमने देखा जोसेफ और सारा की लाश जमीन पे पड़ी हुई थी। उनके ऊपर किसी ने चादर ढकी हुई थी। उनकी लाश को देख के हम लोगों ने यह अंदाजा लगाया कि उन्हें मरे हुए कुछ दिन हो चुके हैं। उसके बाद एक ऑफिसर ने जब वहां पास ही में एक अलमारी को खोला तो हम सभी लोगों के चेहरे पर 12 बज गए। उसने खोलते के साथ ही कहा, क्या आप इसका मतलब बता सकते हो? जैसे ही उसने वो गेट खोला, तुरंत उसके अंदर से एक पुतला गिर गया। एक पुतला जिसके पूरे शरीर पे ब्लैक पेंट कर दिया गया था और उसके शरीर पे कई सारे अजीबोगरीब सिंबल्स थे और वही सिंबल्स उसी दीवार पे भी थे। उस पुतले के चेहरे पर एक मास्क भी लगाया गया था और यहाँ तक कि उस पुतले पर बाल भी लगाए गए थे और उस पुतले ने जो कपड़े पहने थे वो थे जोसेफ और सारा के बच्चों के कपड़े। ये सब देखने के तुरंत बाद ही हमारे एक ऑफिसर ने तुरंत कह दिया, ये सिर्फ काले जादू से रिलेटेड एक आत्महत्या है। लेकिन तभी मुझे उस जगह पे कुछ ऐसी फीलिंग आने लगी जो मैंने कभी भी महसूस नहीं की थी। कुछ ऐसी फीलिंग जो कि मुझे ये बता रही थी कि कोई है जो कि हम पे नजर बनाए रखे है, जो कि हमें लगातार घूरे जा रहा है और शायद वो ये चाहता है कि हम यहाँ पे ना रहें। वहां पे लाश निकलवाने के बाद और वहां पे कई चीजों के एविडेंस कलेक्ट करने के बाद हम वहां से जाना चाहते थे। मैं फिलहाल उसी जगह पे खड़ा हुआ था और ये सोच रहा था कि आखिर यहाँ पे घटा क्या है, लेकिन तभी मुझे बहुत ही भारी भारीपन सा महसूस होने लगा, कुछ ऐसा जो कि बहुत ही ज्यादा बदला हुआ था। कुछ ही मिनट बाद मेरे दांत में अचानक से दर्द शुरू हो गया और देखते ही देखते ये दर्द मेरे पूरी बॉडी में फैल गया। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया। अचानक से पास ही वाले पुलिस ऑफिसर ही मेरे पास आए और उन सब ने सेम शिकायत करी। उन सभी को पूरी बॉडी में अचानक से दर्द होने लगा था और एक अजीब सा भारीपन उन सभी के ऊपर छाने लगा था। अचानक से मेरे सर पे कुछ आके गिरा। मैं चौंकते हुए पीछे मुड़ा
तो मैंने देखा वो एक पेपर होल्डर था, उसके अंदर कई सारी चिट्ठियां थी, और उन चिट्ठियों को जब मैंने देखा तो उन सारी चिट्ठियों पे सारा का नाम लिखा हुआ था। मैं वहां पे खड़ा होकर एक एक करके वो चिट्ठियां पढ़ने लगा, एक एक करके मैं वो सभी बातें जानने लगा जिन्होंने मुझे और भी ज्यादा हैरानी में डालना शुरू कर दिया। एक एक लेटर सारा ने अपने बच्चों के नाम किया था। उसमें ये लिखा था कि कैसे कैसे जब से वो गए हैं वो क्या क्या करते हैं, और वो अपने बच्चे को कितना प्यार करते हैं और उन्हें कितना याद करते हैं। लेकिन 3 या 4 लेटर पढ़ने के बाद मुझे काफी अजीब सा लगने लगा, मानो सारा ने ये नहीं बताया हो कि वो कितनी दुखी है, बल्कि वो ऐसे लेटर्स लिखी हुई थी मानो कि उसके बच्चे उससे कहीं पे दूर हों लेकिन मरे नहीं हों। यहाँ तक कि एक चिट्ठी में उसने ये भी लिखा हुआ था कि बच्चों, जब तुम घर वापस आओगे तब हम लोग वहां जाएंगे। अब इसका मतलब क्या बनता है ये तो मुझे आज तक समझ नहीं आया। और उसके बाद मैंने जो लेटर्स में एक बहुत ही खौफनाक बात नोट करी वो ये थी कि सारा अक्सर ही ऐसी बातें लिखती थी मानो वो अपने बच्चों को कुछ बता रही हो, जो कि बेहद ही डरावना था। और आखिरकार मैं आखिरी चिट्ठी को पढ़ने लगा और उसे पढ़ते पढ़ते मेरे भी होश उड़ गए। उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था, सब कुछ सही जगह पे है, सब कुछ वैसा ही हुआ है जैसा होना चाहिए था। मम्मी हमारे पास बहुत ही जल्दी आ रही हैं, मुझे माफ कर देना लेकिन ये ऐसे ही होना था। और जब मैंने उस चिट्ठी की डेट चेक करी तो मेरे और भी ज्यादा होश उड़ गए। उस लेटर पे आज की ही डेट डली हुई थी और उनकी बॉडी को देख के साफ पता चल रहा था कि वो कई दिनों पहले मर गए थे। ये चिट्ठियां पढ़ के मेरे मन में बहुत ही भयानक भयानक ख्याल आ रहे थे। लेकिन अचानक से, आप लोग शायद यकीन में नहीं करोगे कि मैं ये बोल रहा हूँ, लेकिन अचानक से उस घर में जो हमने लाइट जला रखी थी वो फ्लिकर करने लगी मानो कोई फिल्म चल रही हो। वो लाइट अचानक से बंद चालू हो रही थी। सभी पुलिस वाले हैरान होके एक दूसरे को देखे जा रहे थे। मेरे सिर में बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगा और दिल काफी तेज धड़कने लगा और हम लोगों को उस जगह को छोड़ के बाहर ही जाना पड़ा। उसके बाद हम शायद ही उस घर में वापस कभी तहकीकात के लिए गए भी होंगे, क्योंकि जिस तरीके का वहां पे सिंपल सा नजारा था उसे देख के तो सिर्फ हम यही अंदाजा लगा सकते थे कि उन लोगों ने एक मास सुसाइड करा है काले जादू के चक्कर में। लेकिन ये सिर्फ पुलिस के दस्तावेजों में रजिस्टर्ड है। मैं जो मानता हूँ वो काफी अलग है। जब उन दोनों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पोस्टमार्टम करने वाले ने हमें एक बेहद ही हैरान कर देने वाली बात बताई। उसने बताया कि इनकी मौत तो किसी जहरीले पदार्थ से हुई है, लेकिन इनके पूरे शरीर में कोई भी ऐसा पदार्थ मिला नहीं है, ना ही आर्सेनिक, ना सियानाइड, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे जहरीली मौत हो सके। यहाँ तक कि इन दोनों के लीवर्स नॉर्मल लीवर्स के साइज से दोगुने हैं और उनके दिमाग और फेफड़े काफी छोटे हो चुके हैं। अब इसका मतलब क्या बनता है ये तो मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उन्होंने ये भी बताया कि मरने से पहले इनके सर के बाल उतारे गए थे। मेरे ख्याल से जो पुतले पे बाल लगे हुए थे वो उनके खुद के बाल थे। इसी तरीके से इस केस को एक सुसाइड का केस बना के बंद कर दिया गया, लेकिन इसके बाद उस घर को रेनोवेट कर दिया गया और उसके बाद उस घर में एक दूसरा परिवार रहने आया। लेकिन मात्र 3 साल के अंदर ही उन्होंने वो घर खाली कर दिया। उनका कहना था कि उनके बच्चों को उस घर में काले साए दिखाई देते हैं और रात में किसी छोटे बच्चे की आवाज भी आती है, इसीलिए वो लोग जल्द ही उस घर को खाली करके चले गए। उसके बाद वहां पे एक फैमिली और आई और वो भी 2 साल के अंदर घर खाली करके यही कह के चले गए। उसके बाद से वो घर किसी ने भी नहीं लिया। वो घर आज भी बिल्कुल वैसा ही है और सुनसान पड़ा हुआ है। मुझे ये नहीं पता कि बेली परिवार आखिर करना क्या चाहता था, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो शायद काले जादू की मदद से अपने बच्चों को वापस लाना चाहते थे, लेकिन शायद जो चीज वापस आई वो उनके बच्चे नहीं थे, कुछ और ही था। जब ये घटना मुझे पता चली मेरे वाकई में होश उड़ गए और मेरा भी अपने शहर को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी पहली कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो
तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बढ़ते हैं हम आज की अगली कहानी की ओर। ये कहानी हमें हमारी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है, तो चलिए कहानी को अब उन्हीं के नजरिए से कंटिन्यू करते हैं। ये घटना जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे दोस्तों के साथ घटी थी और उस वक्त घटी थी जब वो किसी काम के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। वो लोग दरअसल हाईवे से होते हुए जा रहे थे। वो सुबह ही निकले थे और अब शाम हो चुकी थी, इसीलिए थकान काफी ज्यादा हो गई थी क्योंकि रास्ता बेहद लंबा था। इसी कारण उन दोनों ने एक ब्रेक लेने की सोची। जब वो थोड़ा आगे गए तो उन्हें पास ही में एक तालाब नजर आया, तो दोनों ने अपनी गाड़ी वहीं पे रोक दी और तालाब के पास किनारे उतरकर दोनों लोग हाथ पैर धोने लगे। वहां जाने के बाद मेरा दोस्त आशीष तालाब के कोने में टॉयलेट करने लगा। दिवेश अपने हाथ पैर धो के साइड में उसका वेट कर रहा था। फिर आशीष भी अपना काम निपटा के वापस आ गया और जब आशीष ने गाड़ी शुरू की तो उसको मानो बहुत ही भारीपन सा महसूस होने लगा। उसको सिर में थोड़ा दर्द सा और आंखों में नींद आने लगी थी। उसने सोचा कि शायद दिन भर की थकान के कारण ये सब हो रहा है। रात के तकरीबन 2:30 भी बज चुके थे, तो ब्रिज से थोड़ा आगे जाके वो दोनों गाड़ी साइड में लगा के गाड़ी में ही सो गए। अगले दिन सुबह सुबह अपना काम खत्म करके वो लोग दिन भर की ड्राइव के बाद रात में 9 बजे तक अपने घर पे वापस आ गए थे। दिवेश भी अपने घर जा चुका था और आशीष भी अपने घर आ गया था। आशीष अपने घर पे अपने रूम की लाइट ऑफ करके सो गया, लेकिन थोड़ी ही देर हुई होगी उसे सोए हुए। जैसे ही फिर वो करवट लिया, स्विच बोर्ड की जलती हुई रेड लाइट की रोशनी में ही उसने देखा कि एक लड़का उसके पैर के पास खड़ा हुआ है। उसे लगा कि शायद ये उसके मामा का बेटा है, तो वो बोला, क्या रे, इतनी रात को भूत जैसे क्यों खड़ा है यहाँ पे? आकर सो जा, नहीं तो दूसरे रूम में जा। और ये बोल के वो वापस करवट बदल गया और उसके बाद वो सोने लगा। अंधेरे में सही से कुछ दिख नहीं रहा था, बस एक लड़की की आकृति नजर आ रही थी, तो वो उसके बगल में आकर के सो गया। उसके सोते ही उस लड़के की बॉडी से घास और मिट्टी की बदबू आने लगी, जिससे आशीष की नींद खुल गई। आशीष नींद में ही बोला, क्या बे, घास पे लेट के आया है क्या? लेकिन उसके बराबर में लेटा वो लड़का कुछ भी नहीं बोला। फिर आशीष भी बिना कुछ सोचे समझे सो गया। उसके बाद आशीष की नींद सीधा अगले दिन 11 साढ़े 11 बजे खुली थी सुबह में। जब आशीष उठ के बाहर गया तो देखा कि उसके मामा का बेटा बाहर ही है। वो फ्रेश होने के बाद उसके साथ मजाक करने लगा कि कल रात को घास छील के सोया था क्या? उसके मामा का बेटा सोनू बोला कि नहीं भैया, घास छील के काहे सोएंगे हम तो यहाँ पे थे ही नहीं। आशीष को लगा कि शायद वो मजाक कर रहा है, तो उसने अपनी मामी को बोला कि देखिए मामी, झूठ बोलने लगा है ये। जैसे ही उसने ये बोला तो उसकी मामी ने भी कहा कि बेटा ये सच बोल रहा है, ये तो कल रात में बारात में गया हुआ था, सुबह ही तो घर लौटा है। जैसे ही आशीष ने ये सुना, उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा, क्योंकि रात को वो खुद एक बच्चे को देखा था अपने बेडरूम में। पहले तो वो थोड़ा सा परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद अपनी थकान का असर समझ के उसने इस बात को टाल दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद ही आशीष की तबीयत खराब होने लगी। उसको अचानक से बुखार चढ़ जाता था और खुद ही उतर जाता था। डॉक्टर भी दवाई दे दे के परेशान हो गए थे, क्योंकि बुखार अपनी ही मर्जी से चढ़ता और खुद ही उतर जाता था। उसको एक दिन अचानक से खून की उल्टी हो गई, तो आशीष परेशान हो गया कि कहीं उसे कैंसर तो नहीं हो गया है। जब उसे इस बात का शक हुआ तो उसने ये बात अपने परिवार को बताई। इसी वजह से अगले ही दिन वेलूर के एक कैंसर के हॉस्पिटल में लेकर के जाया गया। वहां पे उसकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई, उसको कोई भी बीमारी नहीं थी। फिर जब वो लोग घर वापस आए तो उससे मिलने देवेश भैया आए थे। वो आशीष को बोले कि जब इतना सब कुछ कर ही रहा है तो एक बार झड़वा ले, शायद कुछ कर दिया हो किसी ने। तो देवेश भैया और आशीष की फैमिली से सभी लोग एक पंडित जी के पास गए, लेकिन पंडित जी बोले कि ये हमारे बस का नहीं है,
हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पास ही में एक शमशान है जहाँ पे कुछ अघोरी रहते हैं। आप उन लोगों से मिलो तो वो लोग शायद कुछ कर सकते हैं। लेकिन पंडित जी ये भी बोले थे कि अघोरी के पास कोई भी कुंवारी कन्या को मत लेकर जाना, कोई शादीशुदा औरत को ही लेके जाना, कोई भी औरत उन लोगों को ना छुए, इस बात का खास ध्यान रखना। सभी लोग उनकी बात मान लिए और वहाँ पे देवेश भैया, आशीष और उसकी मम्मी पापा वहाँ पे गए थे। वहाँ पे जाकर के जब आशीष को झाड़ा लगाया तो अघोरी बाबा बताए कि ये लोग कुछ महीने पहले एक तालाब के पास गए थे, जहाँ पे ये लोग रुक करके शराब के नशे में तालाब के पास जाके पेशाब कर दिए थे और हाथ पैर धो के वापस गाड़ी में आकर सो गए थे। आशीष के पापा हर थोड़े गुस्से में बोले कि क्या इसीलिए ये सब हो रहा है कि ये लोग दारू पिए थे? तो अघोरी ने बोला कि नहीं, जिस जगह पे ये लोग टॉयलेट किए थे वहां पे एक बच्चे को कोई गाड़ के गया था, जिसकी तबीयत खराब होने के कारण मौत हो गई थी। उसी के ऊपर ये टॉयलेट करके आ गया था, जिसके चलते वो बच्चा भी उसके साथ उसके घर आ गया और उसको मारने की कोशिश कर रहा है। तब उन लोगों को लगा कि शायद ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो उसके पापा पूछे कि अगर ये सब सच है तो हम लोगों को कैसा पता चलेगा वो लड़का झाड़ा लगने के बाद चला जाएगा? तो अघोरी बोले कि हम ही लोगों का आदमी तुम लोगों के साथ जाएगा, लेकिन तुम लोग उसे रास्ता मत बताना, वो तुम्हें खुद ही उस जगह पे ले जाएगा, फिर तुम्हारा बेटा खुद ही तुम्हें बता देगा कि वही जगह थी कि नहीं। तो वो लोग मान गए, पर अघोरी जी बोले कि कोई भी औरत साथ में नहीं जाएगी, चाहे वो कुंवारी हो या फिर शादीशुदा। तो सभी लोग मान गए। लेकिन उसके अगले दिन सच में वो अघोरी बिना रास्ता बताए ही उनको उस जगह पे लेके चला गया और उसी जगह पे जाके गाड़ी रुकवाया। जब वो लोग रात में उस जगह पे जाके खोदे तो सच में वहां से बच्चे का कंकाल निकला था। तब ये लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म किए थे, लेकिन जब कोई उस कंकाल के बारे में नहीं पूछने आया तो पुलिस आशीष की हालत देख करके वो अघोरी को सौंप दी। उस कंकाल की मुक्ति के लिए वो अघोरी उसे लेकर पहले वाले अघोरी के पास गया और वो लोग उसका नियम से दाह संस्कार कर दिए। फिर भी आशीष की तबीयत ठीक नहीं हुई थी, तो अघोरी बोला कि आशीष को 3 साल तक इस बच्चे के नाम पे ब्राह्मण भोज करवाना पड़ेगा और उसका 80 गंगा में पूरे नियम के साथ बहाना होगा। तो आशीष भी वैसा ही किया, पूरे नियम के साथ वो सब कुछ कर दिया। और इस घटना के बाद आखिरकार जाके आशीष बिल्कुल ठीक हो गया। इससे हमें सिर्फ यही पता चलता है कि कई बार हमारी छोटी छोटी गलतियां हमारे लिए लंबे समय तक हानिकारक सिद्ध हो सकती हैं। इसीलिए हमेशा अपने फैसले हमें सोच समझ के ही लेने चाहिए।